तो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था कि एक ओवरहैंगिंग बीम का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है और इसकी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करी थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें ना दो सपोर्ट्स गिवन है और उन दोनों सपोर्ट्स के बीच की लेंथ भी गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उन दोनों सपोर्ट्स को हम कैसे रखें, क्या अरेंजमेंट रखें उनकी कि जो बीम पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो वो बिल्कुल मिनिमम हो उसकी वैल्यू। तो ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये बहुत आसान है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये दो सपोर्ट्स गिवन है ए और बी, जिनकी जो लेंथ है वो गिवन है 6 मीटर, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इनकी अरेंजमेंट है मतलब वो यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, बीच में या साइड में, जहाँ पे भी रखा जाए, वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए इस बीम में, या बिल्कुल ज़ीरो या मिनिमम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, या तो सी से या डी से, मतलब कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब उसको अगर हम नाम दे दें यहाँ से x, कि मतलब सी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो है x, और जो पूरी बीम की लेंथ है वो है 10, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 6 माइनस एक्स, 10 माइनस 6 क्या होता है 4, 4 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स। ए सी के बीच का डिस्टेंस है x, ए बी के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर्स, बी डी के बीच का डिस्टेंस है 4 माइनस एक्स। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो x की वैल्यू क्या है c से, कि जो a और b का जो अरेंजमेंट है उससे बिल्कुल कम से कम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो इस बीम में। तो सबसे पहले अब बीम को एनालाइज करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल लोड क्या लग रहा है उसके ऊपर, उसके बाद हम उसके रिएक्शंस निकालते हैं कि रिएक्शन की क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए पे क्या रिएक्शन लग रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती आर ए और आर बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम आर ए या आर बी पे मोमेंट्स लेते हैं। अब आर ए और आर बी पे जो मोमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो मोमेंट्स होते हैं सपोर्ट्स पे वो मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं सपोर्ट्स पे ही। तो मतलब ए या बी पे जो मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर मैं ए का मोमेंट, अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड से लें या राइट हैंड साइड से, वो इक्वल बात है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट राइट हैंड साइड के मोमेंट के इक्वल कर दें तो शायद हम आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। अब आर ए पे अगर मोमेंट निकालना है तो क्या आएगी वैल्यूज़, बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है तो क्या लगेगा -1 इंटू एक्स बाय 2, जो लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट लगेगा ए पे, तो -1 इंटू एक्स बाय 2 विल बी इक्वल टू जो राइट हैंड साइड के मोमेंट्स हैं दैट इज -1 इंटू, अब ये लेंथ क्या होगी, अगर ये x है तो ये लेंथ क्या होगी 10 माइनस एक्स, ऑलराइट। तो 1 इंटू 10 माइनस एक्स, -1 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, -1 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस आर बी इंटू 6। अब यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आर बी की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/3 इंटू 5 माइनस एक्स, ये वैल्यू आई है आर बी की। अब आर बी की वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू से मैं आर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ टोटल लोड में से माइनस करके। तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस आर बी। 10 कहाँ से आया, 10 जो है वो टोटल लोड लग रहा है 1 इंटू 10 मीटर्स, ऑलराइट। तो 10 माइनस आर बी जिसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/3 इंटू 1 प्लस एक्स। ये आगे हमारी आर ए की वैल्यू। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा ना मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है, हमारा मेथड बहुत ज़रूरी है समझना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो है क्या एक्चुअली में। अब ये देखिए आप कि हमने पढ़ा था कि सपोर्ट्स के बीच में जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और जो फ्री एंड्स होते हैं, जो ओवरहैंगिंग एंड्स होते हैं, उन पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव होता है। और ये भी देखा था कि जो सपोर्ट्स है उस पर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। अब उस मिनिमम कंडीशन को अचीव करने के लिए जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, अगर वो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के आसपास हो या इक्वल हो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट किस पोजीशन पे हमें मिलेगा। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को अगर हम इक्वेट कर दें तो अब उसके लिए मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ ऑकर करेगा। पॉजिटिव तो हमें पता है सपोर्ट्स के बीच में करेगा। अगर देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ
एक सिंपल सा अगर मैं इसका प्रैक्टिकल डायग्राम बनाऊं तो ये जो सी पॉइंट है ये झुकने की कोशिश करेगा, उसके बाद ए और बी में फिर ऐसे झुकाव आएगा और ये फिर से ऐसे झुकने की कोशिश करेगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है ये ऑलरेडी दिख रहा है, हॉगिंग की कंडीशन आ रही है तो मतलब नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सैगिंग की कंडीशन आ रही है और इधर क्या आ रही है, हॉगिंग, इधर भी हॉगिंग। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। प्रैक्टिकली भी यहाँ से दिख रहा है हमें। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका डिस्टेंस भी पता करना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, सपोज करते हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो है y और वो कहीं यहाँ पे किसी इस कंडीशन में लाई कर रहा है, किसी यहाँ पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसको नाम देते हैं y। c से लेके वो y डिस्टेंस पे है। हमने मान लिया कि जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वो y डिस्टेंस पे है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो तब लाई करता है जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। मतलब जो y डिस्टेंस है, इस y डिस्टेंस पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो 0 है। ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर y डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो अगर मैं शियर फोर्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर दूँ तो मैं y डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। चलिए करके देखते हैं, आपको शायद तब आइडिया हो जाएगा। शियर फोर्स एट y डिस्टेंस पे क्या होगी। अब देखो y डिस्टेंस जो है वो यहाँ लाई करेगा कहीं ना कहीं। अब y के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज ले लो। लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज अगर लें तो आर ए की वैल्यू कितनी है। अब ये क्लॉकवाइज लग रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी, मतलब आर ए माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। 1 इंटू वाई, तो 1 इंटू वाई, आर ए की वैल्यू हमें पता है ये है 5/3 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई और ये इक्वल होगी 0 के। आर ए की वैल्यू हमें पता है 5/3 1 प्लस एक्स। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, 5/3 1 प्लस एक्स, सेम जो कि आर ए की वैल्यू है। यहाँ से हमको मिल गए y डिस्टेंस की वैल्यू, दैट इज 5/3 1 प्लस एक्स, जो कि इक्वल है आर ए के। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि y डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता है y डिस्टेंस पे लग रहा है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता है या तो a पे लग सकता है या b पे लग सकता है, किसी भी एक सपोर्ट पे लग सकता है। मैं मान लेता हूँ, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि वो a पे लग रहा है, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि a पे हमारा मैक्सिमम नेगेटिव है और y डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव है, अगर उन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो शायद मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट a। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट एट a क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से कुछ भी ले लो। लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, 1 इंटू x/2 और ये होगा नेगेटिव क्योंकि ये हॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो -1 into x/2 that will come out to be x²/2 नेगेटिव। राइट, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट a। अब ये हमने एज्यूम किया है कि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो a पे ऑकर कर रहा है। अब अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट y डिस्टेंस पे ऑकर कर रहा है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन या उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेंडिंग मोमेंट एट y डिस्टेंस पे क्या होगा, -1 इंटू वाई इंटू y/2। ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस UDL। अब जो आर ए की वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है। अब ये है टोटल y में से अगर मैं x माइनस कर दूँ तो ये कितना बचेगा, y माइनस एक्स। इट मीन्स आर ए इंटू वाई माइनस एक्स। ये आ गया हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट इस y डिस्टेंस पे। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, आर ए की वैल्यू पुट करूँगा, y की वैल्यू भी हमने निकाली थी अभी, ये रही 5/3 1 प्लस एक्स। तो आर ए और y की वैल्यू पुट करने के बाद और उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 5/18 नेगेटिव x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये आ गई हमारी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम c। ऑलराइट, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो कम से कम होना चाहिए, तो अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव को मैक्सिमम नेगेटिव के लिए इक्वेट कर दूं और हमारे पास वेरिएबल भी एक ही है, x² भी, इधर भी x² है, और दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं या इक्वल पुट कर दूं तो शायद मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब नेगेटिव x², अब हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जब हमारा डायग्राम नेगेटिव में जाता है तो हम नेगेटिव कुछ वैल्यू नहीं रखते, हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रखते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन जो डायग्राम है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसकी वैल्यू का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल पुट कर दूं तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या आएगा, 5/18
into minus x square plus 4x plus 5 will be equal to x square by 2। अब यहाँ से जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक वो आएगी 14x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इससे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के नेगेटिव रूट को निगलेक्ट करके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.23 मीटर्स। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो आप ये चेक करिएगा कि आपकी ये क्वेश्चन आ रही है या नहीं। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछिए ज़रूर। ऑलराइट, तो x की जो वैल्यू है वो है 2.23। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं RB, RA और इस y डिस्टेंस में पुट कर दूं तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को निकाल सकता हूं। तो अगर इस 2.23 को मैं RB में पुट करूंगा तो जो RB की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.62 किलो न्यूटन। सिमिलरली x की वैल्यू अगर RA में पुट करूंगा तो RA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.38 किलो न्यूटन। एंड जो y डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो RA के इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगी 5.38 मीटर्स के। ठीक है, y की जो वैल्यू आई है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बचता है, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आई है 2.23 मीटर्स। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली और RA, RB, y डिस्टेंस हमने निकाल लिया। y डिस्टेंस ये रहा जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर कर रहा था, x डिस्टेंस जहाँ पे मिनिमम हमने एज्यूम किया था A पॉइंट पे। उसके बाद RA रिएक्शन भी निकाल लिया, RB रिएक्शन भी निकाल लिया। अब बचा क्या, सारी डिस्टेंसेस हमने निकाल लिए, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब जब हमारा मेन काम रह गया वो रह गया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए सभी फोर्सेस आपके पास हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए सभी डिस्टेंसेस आपके पास हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ड्रॉ कीजिए। और अगर आपने ड्रॉ नहीं किया तो माता रानी पाप लगाएगी, तो इसलिए ज़रूर सॉल्व करना और मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके ईमेल पर ज़रूर भेजना। अगर आपका आंसर गलत आते हैं तो मैं आपको ज़रूर असिस्ट करूँगा। तो आपके जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएंगे। ये है शेयर फोर्स डायग्राम, ये है बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स से पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से जिगजैग पैटर्न आएगा। और बेंडिंग मोमेंट में भी कुछ आपका इस तरह पैराबोलिक शेप में आएगा। और अगर आपका नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर आप पूछना कमेंट्स में भी, और ईमेल भी कर सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। होपफुली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता था वो आप समझ गए होगे। मैंने पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट देने की कि आप ज़रूर समझो इसको, एक्स डिस्टेंस कैसे आया और ये वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड आउट करी। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार फिर लेक्चर देख लेना प्लीज़। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।